डिप्टी साहब जय गोपाल को जानते थे। भले घर की औरत घर से निकलकर जमीन की संपत्ति के लिए पति से लड़ना चाहती है, इस बात पर शशि से वे काफी नाराज हुए। उसे बातों में फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जय गोपाल को पत्र लिखा। जय गोपाल साले सहित अपनी औरत को जबरन नाव पर बिठाकर घर ले आया। पति पत्नी में दूसरे विच्छेद के पश्चात फिर से यह दूसरा मिलन हुआ। जन्म का साथ विधाता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों के बाद घर लौटे पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ और बड़े मजे से घूमने फिरने लगा। उसके उस निश्चिंत आनंद को देखकर भीतर ही भीतर शशिकला की छाती फटने लगी। ठंड का मौसम आ गया। मजिस्ट्रेट साहब गांव में तहकीकात करने के दौरे पर निकले और शिकार की तलाश में जंगल से सटे हुए एक गांव में तंबू तान दिए गए। गांव के रास्ते में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई और लड़के उन्हें देखकर चाणक्य श्लोक में कुछ रद्दो बदल करके नखी दंती श्रृंगी आदि के साथ साहब को भी सम्मिलित करके बहुत दूर हट गई। लेकिन गंभीर प्रकृति नीलमणि अटल कौतूहल के साथ शांत भाव से साहब को ही देखता रहा। साहब को न जाने क्यों उसमें कुछ दिलचस्पी दिखाई दी। उसने पास बुलाकर पूछा, आप पाठशाला में पढ़ते हो? बालक ने खामोशी खड़े रहकर सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने पूछा, कौन सी किताब पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का मतलब ना समझकर साहब की मुंह की ओर देख रहा। घर जाकर नीलमणि ने मजिस्ट्रेट साहब के साथ अपने इस परिचय की वार्तालाप खूब प्रसन्नता के साथ दीदी से कही। दोपहर को पजामा पगड़ी आदि पहनकर जय गोपाल मजिस्ट्रेट साहब को सलाम करते हुए पहुंचा। अर्थी प्रत्यार्थी चपरासी सिपाही वगैरह की चारों तरफ धूम मची हुई है। साहब उस समय तंबू के बाहर खुली छाया में बैंक तप टेबल लगाए बैठे थे। वे जय गोपाल को चौकी पर बिठाकर उससे गांव का हालचाल पूछ रहे थे। जय गोपाल गांव वाले सर्वसाधारण के सामने जो इस प्रकार गौरव के स्थान पर दखल दिए बैठा है, इसके लिए मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। इसके दिल में बार बार यह विचार आ रहा था कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख लेता तो अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए घूंघट काढ़े एक औरत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, आपके हाथ में अपने इस अनाथ भाई को सौंप रही हूँ, आप इसकी सहायता कीजिए। साहब अपने पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति और बड़े माथे वाले शिशु को देखकर तथा उसके स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी वक्त खड़ा हुआ। बोला, आप तंबू में जाइए, मुझे जो कहना है यहीं पर कहूंगी। जय गोपाल का मुख मारे घबराहट के सफेद पड़ गया और मारे घबराहट के वह ऐसा चंचल हो उठा जैसे अंगार पर पैर पड़ गया हो। गांव के लोग कौतूहल के मारे चारों ओर से खिसक खिसक कर सामने आने की कोशिश करने लगे। इतने में साहब ने बैंत उठाया तथा सब भाग खड़े हुए। शशिकला ने अपने भाई का हाथ पकड़े हुए बगैर माँ बाप के उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिरी तक सुनाया। जय गोपाल ने बीच बीच में रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन साहब ने उसे जहां का तहां गरज कर डांट दिया। चुप रहो तुम, और बैंत का इशारा करके उसे चौकी से उठाकर सामने खड़े होने का आदेश दिया। जय गोपाल शशिकला पर मन ही मन गरजता हुआ खामोशी से खड़ा रहा और नीलमणि अपनी दीदी से बिल्कुल सटकर मुख बाएं खड़ा सब कुछ सुनता रहा। शशि की बात समाप्त होने पर मजिस्ट्रेट ने जय गोपाल से कई प्रश्न किए और उसका उत्तर सुनकर बहुत देर तक चुप रहने के पश्चात शशि को संबोधित करके कहा, बेटी, यह मामला हालांकि मेरे इजलास में नहीं चल सकता, पर तुम निश्चिंत रहो। इस मामले में मुझे जो कुछ करना है मैं जरूर करूंगा। तुम भाई को लेकर बेधड़क अपने घर जा सकती हो। शशि बोली, साहब, जब तक मेरे भाई को अपना मकान नहीं मिल जाता तब तक इसे लेकर घर जाने की हिम्मत मैं नहीं कर सकती। अब इसे अगर आप अपने पास नहीं रखते तो और कोई भी इसे नहीं बचा सकता। साहब बोले, तुम कहाँ जाओगी? शशिकला ने कहा, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं। साहब मुस्कुराए तथा ताबीज बंधे उस दुबले पतले गंभीर शांत मीठे स्वभाव वाले काले रंग के देसी बच्चे को अपने समीप रखने को मान गए। शशि जब जाने लगी तो बच्चे ने उसकी धोती पकड़ ली। साहब बोले, बेटा, तुम घबराओ मत, आओ मेरे पास आओ। घूंघट के अंदर आंसुओं का झरना सा
बहाते और पहुंचते हुए बच्चे की दीदी ने कहा, मेरा प्यारा बाबू है ना, मेरा भैया है ना, जा जा साहब के निकट जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेगी। अच्छा। बच्चे को उठाकर उसने अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे व पीठ पर हाथ फेरकर किसी प्रकार उसके हाथ से अपनी साड़ी का पल्ला छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने फौरन ही बच्चे को अपने बाएं हाथ के घेरे में ले लिया और बच्चा दीदी दी दीदी दी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने सिर्फ एक बार मुड़कर अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे खामोश तसल्ली दी। वह अपना टूटा हुआ दिल लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर उसी काफी दिनों के जाने पहचाने घर में पति पत्नी का मिलन हुआ। विधाता का विधान जो ठहरा, लेकिन यह मिलन अधिक दिन तक नहीं टिका। कारण इसके कुछ ही समय बाद एक रोज सवेरे गांव वालों ने सुना कि रात को जयगोपाल की पत्नी हेजे से मर गई और रात को ही उसकी दाह क्रिया हो गई। विदा के वक्त शशि अपने भाई से वायदा कर गई थी कि उसकी दीदी उससे मिलेगी। उस वायदे को वह पूरा कर सकी या नहीं। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।